नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। तो उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह पंचतत्व में विलीन। बोकारो में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हजारों लोग हुए शामिल। बोकारो के गोमिया क्षेत्र के जनप्रिय नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवलाल सिंह का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गोमिया प्रखंड के साड़ा में स्थित बोकारो नदी तट पर वे पंचतत्व में विलीन हो गए। अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से हजारों लोग पहुंचे, जिससे बोकारो नदी तट जन सैलाब में बदल गया। अंतिम संस्कार से पहले झारखंड पुलिस के सशस्त्र बलों द्वारा दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मातमी धुन और पुलिस जवानों की सलामी के बीच राजकीय सम्मान की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों की आंखें नम हो गई। पूरा साड़ा क्षेत्र गोमिया का एक लाल कैसा हो, माधवलाल जैसा हो और माधव बाबू अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठा। समर्थकों ने उन्हें गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि में राजनीतिक और प्रशासनिक जगत की कई प्रमुख लोग शामिल हुए। इनमें झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, बोकारो डीसी अजय नाथ झा, एसडीपीओ बेरमो बीएन सिंह, गोमिया बीडीओ महादेव कुमार महतो, सीओ आफ्ताब आलम, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कुमार महेश सिंह, झामो जिलाध्यक्ष रतन लाल मांझी और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राज प्रमुख थे। आलमगीर आलम जेल से बाहर आए। पत्नी निसात आलम और पोते ने किया स्वागत। समर्थकों में खुशी की लहर। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर की कॉपी मिलते ही आलमगीर आलम को होटवार जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आलमगीर आलम का स्वागत उनके विधायक पत्नी निसात आलम और पोते ने किया। भारी संख्या में समर्थक भी उनका स्वागत करने पहुंचे। गौरतलब है कि आलमगीर आलम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने से वो अगले 2 दिन तक जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। गौरतलब है कि आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दरअसल 6 मई को एजेंसी के छापे में उनके पीए संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी रकम मिली थी। इसी केस में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी। अब पूरे 2 साल बाद आलमगीर आलम जेल से बाहर आए हैं। उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। आज अधिकांश जिलों में तेज हवा बारिश। येलो अलर्ट। 19 मई तक बदला रहेगा मौसम। 15-16 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी रांची सहित कई जिलों में कल बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। इस बारिश के दौरान कई इलाकों में वज्रपात भी हुआ। तेज हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। राजधानी रांची के कोकर और बरियातू समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार को छोड़ राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर आज दोपहर बाद से कई जिलों में दिखना शुरू हो गया है। वहीं 15 और 16 मई को रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना है। 17 से 19 मई तक राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे नहीं रुकने तथा बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन के लिए 10,000 करोड़ जारी। झारखंड सरकार ने वित्तीय साल 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री मैया या सम्मान योजना और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना मद में 10,263 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के लिए मैया योजना मद में कुल 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपए, जबकि सर्वजन पेंशन योजना मद में 21 अरब 91 करोड़ 68 लाख 42 हजार रुपए जारी किए गए हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने बुधवार को राशि आवंटित करने संबंधी आदेश जारी किए। आइए जानते हैं राशि कब तक के लिए जारी की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार ये राशि दिसंबर तक के लिए जारी की गई है। मैया योजना मद में सर्वाधिक 691.77 करोड़ रुपए गिरिडीह जिले को मिले हैं। रांची जिला दूसरे नंबर पर है, जहां कुल 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं सर्वजन पेंशन में भी सर्वाधिक 173.33 करोड़ गिरिडीह जिले को मिले हैं। इस योजना में रांची को 155.20 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 148.24 करोड़, पलामू को 142.16 करोड़, बोकारो को 125 करोड़, जबकि खूंटी को सबसे कम 28.16 करोड़ मिले हैं। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी। पंपों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें, घंटों बाद मिल रहा पेट्रोल।
प्रशासन से सुरक्षा की मांग। झारखंड में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम होने के कारण पंपों पर ताले लटकने लगे हैं। जहां खुले हैं वहां राशनिंग हो रही है। 2 पहिया को 200 और 4 पहिया को 500 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। सबसे खराब स्थिति जमशेदपुर की है। यहाँ 36 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 32 यानी 90% बुधवार की रात तक ड्राई हो चुके थे। हालांकि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति होने के बाद इनमें से कई पंप गुरुवार को खुले। इसके बाद स्थिति और भयावह हो गई। जमशेदपुर के तकरीबन सभी पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। घंटों इंतजार के बाद लोगों को पेट्रोल मिल पा रहा है। कई पंप बंद हैं, जबकि खुले पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई है। कतारें इतनी लंबी हो गई हैं कि सड़कों तक पहुंच गई, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कई लोग बंद पंपों के बाहर भी खुलने की उम्मीद में खड़े नजर आए। पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए जमशेदपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल की तैनाती आवश्यक है। कुछ पंप संचालकों ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त सुरक्षा मिलने के बाद ही बंद पंपों को खोला जाएगा। धनबाद में दीवार गिरी बोरवेल मजदूर की मौत। ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र में बोरिंग कार्य के दौरान हुआ हादसा पूर्वी सिंहभूम का था रहने वाला। धनबाद के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में बोरवेल गाड़ी में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में जल निकासी को लेकर बोरिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बोरवेल गाड़ी में कार्यरत मजदूर लक्ष्मण हांसदा पास में शौच के लिए गया था। तभी वहां मौजूद करीब 30 फीट ऊंची दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई और मजदूर मलबे में दब गया। घटना की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और अन्य मजदूर मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों और मजदूरों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकाला। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही ईस्ट बसुरिया ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद SNMMCH भेज दिया। गिरिडीह में मैया योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। आंगनबाड़ी सेविका का वीडियो वायरल। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित तेल मकरी आंगनबाड़ी केंद्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। केंद्र की सेविका रोशन आरा पर मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर महिलाओं से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि फॉर्म पर सिग्नेचर करने के एवज में प्रत्येक लाभुक महिला से 200 रुपए की मांग की जा रही थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर पैसे लेने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार गरीब महिलाओं को सहायता और सम्मान देने के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कर्मियों द्वारा इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बिना पैसे दिए फॉर्म में सिग्नेचर नहीं किया जा रहा था, जिससे कई जरूरतमंद महिलाएं परेशान थीं। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग संबंधित सेविका पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई तो कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साहब, ये सड़क है या भ्रष्टाचार का गवाह, जहां एम्बुलेंस भी बदल लेती है रास्ता। ग्रामीणों के लिए बनी जंजाल। अगर आप सरकारी धन के दुरुपयोग और विभागीय लापरवाही का जीता जागता नमूना देखना चाहते हैं तो जामताड़ा जिला इसके लिए सटीक उदाहरण पेश कर रहा है। मामला जामताड़ा सदर प्रखंड के दक्षिण बहाल पंचायत अंतर्गत संथाल पीपला टोला का है, जहां विकास के नाम पर पिछाई गई सड़क आज ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस टोले में 2000 फीट लंबी PCC सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि बोर्ड पर अंकित विवरण और किलोमीटर के दावों के विपरीत जमीन पर महज 1500 फीट सड़क का ही निर्माण हो पाया है। शेष सड़क आज भी अधूरी है, जो बारिश के मौसम में किसी तालाब से कम नजर नहीं आती। सिर्फ अधूरा निर्माण ही समस्या नहीं है, बल्कि जो 1500 फीट सड़क बनी है उसकी गुणवत्ता इतनी निम्न है कि निर्माण के चंद दिनों बाद ही वो टूटने लगी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक और संबंधित विभाग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर खानापूर्ति की गई। सड़क बनते ही दरकने लगी थी। ग्रामीणों ने कहा कि हमने कई बार संवेदक और विभाग को इसकी शिकायत की, लेकिन हमारी आवाज अनसुनी कर दी गई। ठेकेदार ने मनमानी ढंग से काम किया और आज स्थिति भयावह है। कोल्हान के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का उत्पात, घरों फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। ग्रामीण रात भर पहरा देने पर मजबूर। कोल्हान क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम के कई गांवों में हाथियों के झुंड रात के समय बस्तियों में घुसकर घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है और वे रात भर जागकर अपने घरों की निगरानी करने को मजबूर हैं। चांडिल, ईचागढ़ और कुकडू प्रखंड में हाथियों की आवाजाही में वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त चाकुलिया, बहरागोड़ा, घाटशिला और गुड़ाबांधा क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड ग्रामीण इलाकों में घुसकर उत्पाद मचा रहे हैं। कुछ स्थानों पर अकेला हाथी नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि कई स्थानों पर 20 से 25 हाथियों का बड़ा झुंड सक्रिय है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और घरों में रखा अनाज भी नष्ट कर दिया है। खेतों में लगी सब्जियों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पलामू में आंधी पानी ने ली 2 लोगों की जान। इलाज कराकर लौट रहे बाइक सवारों पर गिरा पेड़, डीजे ऑपरेटर की पेड़ से दबकर मौत। पलामू जिले में बुधवार देर शाम आए तेज आंधी पानी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। हैदरनगर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल शिवालय रोड स्थित मरघटिया के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज तूफान के दौरान एक विशाल पीपल का पेड़ बाइक सवारों पर गिर गया। इस दुर्घटना में बिहार के औरंगाबाद निवासी 50 साल के कामदेव चंद्रवंशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके रिश्तेदार अनिल चंद्रवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों इलाज कराकर बाइक से लौट रहे थे, तभी अचानक आए तेज झोंके के कारण पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कामदेव को मृत घोषित कर दिया। घायल अनिल का इलाज MMCH मेदिनीनगर में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव से सामने आई, जहां एक बारात में डीजे साउंड सिस्टम लेकर जा रहे 18 साल के पप्पू कुमार की जान चली गई। बताया गया कि पप्पू बारात में साउंड सिस्टम पहुंचाने के लिए जा रहा था, तभी तेज आंधी के कारण एक पेड़ अचानक उस पर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत जेसीबी मशीन की मदद से उसे पेड़ के नीचे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पाकुड़ में सीआर के हमले से बच्ची की मौत मामला, वन विभाग को सीआर के रेबीज पीड़ित होने की आशंका, QRP टीम गठित। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीआर के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। सीआर के हमले से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वन विभाग सीआर को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में DFO सौरभ चंद्रा ने संभावना जताई है कि यह हमला सीआर के झुंड द्वारा नहीं किया जा सकता। संभवतः झुंड का एक सीआर रेबीज से पीड़ित है और वही ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। ग्रामीणों को सीआर के हमले से बचाने के लिए एक विशेष क्विक रिस्पांस प्रोटोकॉल टीम का गठन किया गया है। टीम ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और आशंका जताई कि झुंड का एक सीआर रेबीज से ग्रसित है। टीम ने यह भी पता लगाया है कि सीआर का झुंड ग्रामीणों की बस्ती से दूर रहता है। DFO ने बताया कि टीम इस बात का मुआयना कर रही है कि सीआर से ग्रामीणों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बच्चे की मौत को एक दुखद घटना बताया और घायलों के प्रति भी चिंता जताई है। मृतक और घायलों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए और 2 घायल लोगों को 5,000 रुपए की सहायता दी गई है। प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। DFO ने बताया कि मृतक और घायलों का सत्यापन करवाया जा रहा है। सत्यापन के बाद आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे और मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। गिरिडीह में गहराया पेट्रोल डीजल संकट, कई पंपों पर तेल खत्म। गिरिडीह समेत देश के कई हिस्सों में इन दिनों पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। खाड़ी देशों में जारी तनाव और आपूर्ति प्रभावित होने का असर अब स्थानीय स्तर पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है, जबकि कुछ पंप बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वहीं केवल डीजल उपलब्ध है तो कहीं सिर्फ पेट्रोल मिल रहा है। वहीं कई जगह पावर पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। जिला पेट्रोल पंप संघ के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि गिरिडीह जिले में कुल 120 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन फिलहाल केवल 62 पंपों पर ही तेल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति सामान्य नहीं होने के कारण पंप संचालकों को सीमित मात्रा में ही ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल देना पड़ रहा है। उपलब्ध स्टॉक को संतुलित बनाए रखने के लिए वाहन मालिकों को जरूरत से कम तेल दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। तेल संकट का असर आम लोगों के साथ साथ परिवहन व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। कई वाहन चालक सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त तेल नहीं मिलने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर बाइक चालकों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है, क्योंकि रोजमर्रा के कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पीएम की अपील के बाद राज्यपाल ने कार केड आधा किया।
अब 8 की जगह 4 गाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील का असर झारखंड में दिखने लगा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस अपील के बाद अपने कारकेड सुरक्षा काफिले की गाड़ियों की संख्या घटाकर आधी कर दी है। अब तक के सुरक्षा और प्रोटोकॉल मानकों के अनुसार राज्यपाल जब भी जिले के भीतर या बाहर किसी दौरे पर निकलते थे तो उनके कारकेड में कुल 8 गाड़ियां शामिल रहती थी। अब लोक भवन की ओर से जारी नए निर्देशों के बाद इसकी संख्या 4 कर दी गई, यानी अब राज्यपाल के मूवमेंट के दौरान केवल 4 गाड़ियां ही उनके साथ चलेंगी। राज्यपाल का ये फैसला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि इसके दूरगामी संदेश हैं। गिरिडीह में जमीन विवाद ने ली वृद्धा की जान। बाउंड्री बनाने के दौरान शुरू हुआ विवाद, पुलिस को दी गई थी सूचना। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के सुंदरटाण में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 70 साल की पोथवा देवी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वे अपनी खतियानी जमीन पर बाउंड्री वॉल करा रही थी, तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और जमीन पर दावा जताते हुए काम रुकवा दिया। विवाद बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शाम तक समाधान का आश्वासन देकर दोनों पक्षों को थाने बुलाया। आरोप है कि बाद में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका फायदा उठाकर देर शाम दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर अनूप महतो के घर पहुंच गए और महिलाओं समेत परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान धक्का लगने से पोथवा देवी गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है। पहाड़ी मंदिर बाउंड्री विवाद में 5 लोगों पर एफआईआर, जाति सूचक टिप्पणी व मारपीट के आरोप। राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी मंदिर में बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर सुखदेव नगर थाने में 5 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग, गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहाड़ी टोला रातू रोड निवासी सोनिया तिर्की ने सुखदेव नगर थाने में लिखित शिकायत देकर राहुल तिवारी, जितेंद्र कुमार शर्मा समेत 4 से 5 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि पहाड़ी मंदिर के पीछे न्यू TOP के पास पिछले 10 से 15 दिनों से बाउंड्री निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे राहुल तिवारी, जितेंद्र कुमार शर्मा और उनके साथ आए अन्य लोग वहां पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा दिया। आरोप है कि उन्होंने मजदूरों और मिस्त्रियों से बहस करते हुए काम बंद करने को कहा। इसके बाद सोनिया तिर्की और समाज के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और काम रोकने का कारण पूछा। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने खुद को पहाड़ी विकास समिति का सदस्य बताते हुए कहा कि सड़क की ओर 5 से 6 फीट छोड़कर बाउंड्री निर्माण किए जाने का विरोध किया जा रहा है। धनबाद में व्यवसाय के घर बम फेंके जाने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद जिले में एक व्यवसायी के घर पर अज्ञात अपराधियों द्वारा बम फेंके जाने की घटना का मामला सामने आया है। सराय ठेला स्थित स्टील गेट के पास गुरु कृपा के सामने रहने वाले व्यवसायी रितेश अग्रवाल के घर पर बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा 2 बम फेंका गया। घटना होंडा शोरूम और कचर रेसिंग सेंटर के उसी कैंपस की बताई जा रही है, जहां रितेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। रितेश अग्रवाल के पिता का नाम सुरेंद्र अग्रवाल बताया गया है। जानकारी के अनुसार रात में फेंके गए दोनों बम फटे नहीं, लेकिन सुबह लोगों की नजर पड़ते ही इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सराय ढीला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा बम निरोधक टीम को भी सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बम किस उद्देश्य से फेंके गए और इसके पीछे कौन लोग शामिल है। घटना के बाद आसपास के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। लातेहार में आंधी तूफान के दौरान घर पर गिरा पेड़, महिला की मौत। लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में बुधवार की रात जमकर आंधी तूफान चली। तेज तूफान की चपेट में आने से बालूमाथ प्रखंड के बरवा टोला गांव में रामेश्वर गंजू के घर के ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिसमें उसकी पत्नी सीमा देवी की मौत हो गई। इस घटना में घर को भी भारी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य आरंभ कर दी। दरअसल बुधवार को लातेहार में अचानक आए तेज आंधी तूफान ने लगभग 10 मिनट तक भारी तबाही मचाई। बताया जाता है कि बालूमाथ प्रखंड के बरवा टोला गांव में रामेश्वर गंजू और उनके परिवार के लोग घर पर ही थे। इसी दौरान अचानक एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया, जिससे नीचे रामेश्वर गंजू की पत्नी सीमा देवी दब गई। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गढ़वा में पकड़ा गया मजनू, गांव वालों ने की जमकर पिटाई, प्रेमिका से पहुंचा था मिलने। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलगा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बरडीहा गांव निवासी अजय पासवान के पुत्र मुन्ना पासवान को एक युवती के घर में संदिग्ध परिस्थिति में पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाँव में शादी समारोह चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर युवक कथित तौर पर देर रात युवती के घर में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि युवक रात भर कमरे में रहा और
और सुबह होने पर परिजनों को उसकी भनक लगी। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को घर से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बरडीहा थाना पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से निकालकर हिरासत में ले लिया। पुलिस युवक को थाने ले गई, जहां उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पूछताछ की गई। व्हाट्सएप से नहीं चलती पार्टी, सुखदेव भगत ने प्रदेश नेतृत्व को घेरा। झारखंड कांग्रेस में 3 मई को घोषित नई प्रदेश कमेटी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लोहरदगा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने नई कमेटी की संरचना और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाए हैं। सुखदेव भगत ने खासतौर पर परिसीमन कमेटी के गठन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी सीटें लगातार कम हुई हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण कमेटी में किसी बड़े आदिवासी नेता को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव, प्रदीप बालमुचु और बंधु तिर्की जैसे अनुभवी नेताओं को प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। भगत ने कहा कि किसी भी टीम को जिताने में कप्तान की भूमिका सबसे अहम होती है और अगर कप्तान सही तरीके से नेतृत्व नहीं करेगा तो टीम सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नेतृत्व को शुतुरमुर्ग की तरह चुप बैठने के बजाय समस्याओं का सामना करना चाहिए। उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी से व्हाट्सएप संवाद से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर संवाद और सक्रिय भागीदारी से मजबूत होती है। सरायकेला के चांडिल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 5 अवैध महुआ चुलाई अड्डे किए ध्वस्त। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चांडिल थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 5 अवैध महुआ चुलाई अड्डों को ध्वस्त किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ और अवैध शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार डीसी के निर्देश पर अधीक्षक उत्पाद क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में जिले में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने खोखरोडीह, जड़ियाडीह, चकुलिया और हमसदा टोला गांव में छापेमारी की और अवैध शराब बनाने वाले 5 अड्डों को नष्ट किया। छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 1000 किलोग्राम जावा महुआ और 50 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की। विभाग ने साफ किया है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खूंटी में पीएलएफआई का कुख्यात उग्रवादी राजेश महतो गिरफ्तार, एनआईए केस में भी था आरोपी। पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, उग्रवादी पर्चे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस संबंध में कर्रा थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि 12 मई को सूचना मिली थी कि कर्रा थाना का प्राथमिकी अभियुक्त एवं पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य राजेश महतो किसी काम से खूंटी आने वाला है। इसके बाद पुलिस टीम ने खूंटी तिरला मार्ग स्थित निर्माणाधीन बस स्टैंड के समीप से उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहन कुमार उर्फ राजेश महतो उर्फ राजेश यादव, पुत्र स्वर्गीय उमेश महतो, निवासी गायत्री नगर, बेडो, जिला रांची बताया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम कटम कुकू स्थित एक नवनिर्मित मकान में मिट्टी के अंदर छिपाकर रखे गए हथियार और अन्य सामान बरामद किए। बरामद सामानों में से एक देसी पिस्टल, 7.65 के 2 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई के 2 पर्चे, 3 मोबाइल फोन और एक छोटा बैग शामिल है। दरोगा नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगाई रोक, क्या है वजह? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस बल में दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को उत्तम तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले के सभी प्रतिवादियों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब सुनवाई 21 जुलाई को होगी। इस मामले की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि ये विवाद साल 2017 में दारोगा बहाली की 2 अलग अलग नियुक्ति प्रक्रियाओं और उनकी वरीयता सूची को लेकर उत्पन्न हुआ। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के बीच जिलों का आवंटन, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख को मिली जामताड़ा की जिम्मेदारी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अधिसूचित नवनियुक्त पदाधिकारियों के बीच जिलों का आवंटन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ने गिरिडीह जिला के लिए आभा सिन्हा, कोडरमा जिला के लिए विजय यादव, हजारीबाग जिला के लिए राजीव रंजन प्रसाद, चतरा जिला के लिए केदार पासवान, रामगढ़ जिला के लिए शिव कुमार भगत को प्रभारी बनाया है। वहीं बोकारो ग्रामीण जिला के लिए संजय पांडे, बोकारो शहरी जिला के लिए शमशेर आलम, धनबाद ग्रामीण जिला के लिए
राकेश किरण महतो, धनबाद शहरी जिला के लिए शकीर अख्तर अंसारी, रांची महानगर जिला के लिए धर्मराज राम, रांची ग्रामीण जिला के लिए रियाज अंसारी, लोहरदगा जिला के लिए आलोक कुमार दुबे, खूंटी जिला के लिए चैतू राव, गुमला जिला के लिए शमशेर आलम, सिमडेगा जिला के लिए अजय नाथ शाहदेव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि पलामू जिला के लिए विनय सिन्हा, दीपू, गढ़वा जिला के लिए सुरजीत नागवाल, लातेहार जिला के लिए निरंजन पासवान, पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए शशि भूषण राय, पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए धर्मेंद्र सोनकर, सरायकेला खरसावां जिला के लिए बेलस तिर्की, देवघर जिला के लिए रविंद्र झा, दुमका जिला के लिए अशोक वर्मा, जामताड़ा जिला के लिए बादल पत्रलेख, साहेबगंज जिला के लिए मुन्नम संजय, पाकुड़ जिला के लिए जमील अख्तर को प्रभारी बनाया गया है। सीसीएल, एनटीपीसी व एमईसीओएन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी देवाशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कांके थाना क्षेत्र से हुई है। उस पर सीसीएल, एमईसीओएन और एनटीपीसी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी ईमेल आईडी बनाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी की गारंटी देता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। शिकायत मिलने के बाद कांके थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ठगी की रकम सीधे अपने खाते में नहीं मंगवाता था, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के खातों में पैसे ट्रांसफर करवाता था ताकि जांच एजेंसियों से बच सके। रिम्स विश्राम सदन में अव्यवस्था पर सख्त हुए निदेशक, एजेंसी से 24 घंटे में जवाब तलब। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने विश्राम सदन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई। पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा कार्यादेश के अनुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। परिसर के कई हिस्सों में कूड़े का ढेर मिला, जिससे साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। निरीक्षण के दौरान विश्राम सदन स्थित कैफेटेरिया और मरीज कैंटीन की स्थिति भी खराब पाई गई। जांच से सामने आया कि दोनों का संचालन तय मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा था। निदेशक द्वारा खाद्य सामग्री, आइटम सूची और मेन्यू की जानकारी मांगे जाने पर संचालक उसे उपलब्ध नहीं करा सका। वहीं मांग के बावजूद खाद्य सामग्री भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। जैप के 40 जवानों की ट्रांसफर हुआ, फिर रोक लगी। झारखंड आर्म्ड पुलिस में पिछले दिनों करीब 40 जवानों का तबादला किया गया, लेकिन इसके बाद तबादला आदेश पर रोक लगा दी गई। अचानक आदेश के निष्प्रभावी किए जाने के बाद विभाग में चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। जानकारी के अनुसार जैप मुख्यालय के स्तर से जैप के 40 जवानों का तबादला किया गया, लेकिन बाद में विभाग की ओर से पूर्व आदेश को जारी किए जाने से रोक दिया गया। हालांकि आदेश रद्द किए जाने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।